हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों, आज है 31 मार्च और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले 31 मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उनको। साथ में ही हम यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पॉइंट है उनको भी हम देखने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। एक बार फटाफट सभी शेयर कर दो एक बार फटाफट सभी। बात बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं 31 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको। साथ में स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उनको हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही ये क्लास डेली आपकी 9 बजे चल रही है, जिसमें हम 8 से 10 जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। इसके अलावा क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की डेली लग रही है, तो सभी को ये क्लास डेली लेना है। आपके करंट अफेयर के लगभग पीटीटी के एग्ज़ाम में बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे इसे लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लेना। तो करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्लास को डेली लेना है और यदि सेशन अच्छा लगे तो आपको सभी को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, राजस्थान में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी। आपको बताना है राजस्थान में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी। सशस्त्र बल अकादमी का मतलब क्या होता है? जो भी डिफेंस अकादमी होती है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए की, तो उसकी स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीकर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। तो आपको पता ही होगा, सीकर को हाल ही में संभाग बना दिया गया है। सीकर को हाल ही में संभाग बना दिया है। तो सीकर में कहाँ पे? दाता रामगढ़ विधानसभा में। दाता रामगढ़ विधानसभा में ये खोली जाएंगी, ठीक है ना। दाता रामगढ़ में, दूधवा में। तो वहाँ पे सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देख लीजिए एक बार। प्रदेश में युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा, जो भी आपकी डिफेंस अकादमी होती है, आप सभी जानते हो कि डिफेंस अकादमी, उसमें आवासीय सुविधा सुलभ कराने के लिए सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा, जो भी 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनमें से 50-50 का सिलेक्शन किया जाएगा इसमें और उनको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये इसकी स्कीम है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में सभी संभागों में महाराव शेखाजी ओल्ड फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, सीकर और सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो कि औरंगाबाद की तर्ज पर खोले जाएंगे। जैसे औरंगाबाद में उसी प्रकार यहाँ पे भी खोले जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपकी सीईटी में भी आया था, तो संभावना बनती है पीटीटी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसमें बजट में पहले ये संभावित था कि ये खोली जाएंगी, ये एकेडमी है, लेकिन अभी खोल दी गई है। कहाँ पे? सीकर में। सीकर में इसे खोल दिया गया है, ठीक है ना। और कहाँ पे? दादरा रामगढ़ में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत के किस लड़ाकू विमान ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लिया है। तो आपको बताना है भारत के किस लड़ाकू विमान तो सभी जानते होंगे, जो मिलिट्री एक्सरसाइज में काम आते हैं। मिग विमान होते हैं, तो वो एक्सरसाइज में काम आते हैं। तो किसने भाग लिया है? मिराज 2000, सुकोई 30, तेजस या ब्रह्मोस। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, मिराज 2000 ने यहाँ पे बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत की ओर से भाग लिया है। अब बात करिए कोबरा वॉरियर। तो कोबरा वॉरियर एयरफोर्स का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में इसका आयोजन हाल ही में हुआ है, जिसमें कई देश भाग लिए। एक बार देख लीजिए अब। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर मार्च 2023 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। मैंने आपको बताया था यूके, ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय देशों की वायुसेनाओं में इसमें भाग लिया। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन, फिनलैंड, इसके अलावा स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और यूएसए, अमेरिका और सिंगापुर इसमें शामिल है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे, तो ये वो देश है प्रमुख। इसके अलावा यह सैन्य अभ्यास साल में 2 बार आयोजित होता है। और कहाँ पे होता है? यूके में आयोजित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा रॉयल एयरफोर्स द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह
यूके का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? रॉयल एयरफोर्स। कहाँ की? यूके की, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की यहाँ पे बात हुई है, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है अभी हाल ही में? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ये आपके वायुसेना प्रमुख है। इसके अलावा वायुसेना की यहाँ पे बात हुई है, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को, लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए। बाद में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार कौन बना है? यानी कि संघाई का नया सदस्य कौन बना है? क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, संघाई का नया सदस्य कौन बना है, जिसको एससीओ भी बोलते हैं? रूस, अमेरिका, जापान और सऊदी अरब। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब जो एससीओ का नया सदस्य बना है। एससीओ यानी संघाई संगठन, सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें 8 देश थे पहले दोस्तों, इसमें पहले 8 देश थे, अब एक नया जुड़ गया, कौन सा? सऊदी अरब। तो अब नए बनने पर 9 देश हो गए एससीओ में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देख लीजिए एक बार, सऊदी अरब को संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बनाया गया है, डायलॉग पार्टनर इसको बनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के साथ संवाद साझेदार का दर्जा हासिल करने के लिए इस फैसले को सऊदी अरब की पूर्ण सदस्यता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा एससीओ के अब 9 देश बन गए हैं, यानी कि सऊदी अरब इसमें सम्मिलित हो गए, मैंने आपको अभी बताया था। इसके अलावा बात हुई है एससीओ समिट, तो कहाँ पे हुआ है? तो गोवा भारत में यह एससीओ समिट हुआ है 2023 में। इसके अलावा कब हुआ है? मई 2023 में इसका आयोजन होगा, सॉरी 2023 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? गोवा भारत में। इसके अलावा एससीओ की स्थापना, या आपका संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हेड क्वार्टर, ये जितने भी ऐसे संघ होते हैं उनके आपसे दरअसल पूछ लिए जाते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा बीजिंग चीन, ठीक है ना? बीजिंग चीन में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और इसका आयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा, भारत में होगा। भारत में कहाँ पे? गोवा में। और कब होगा? मई 2023 में। सभी नोट डाउन करते जाइए। और इसमें 9 सदस्य की बात हुई है, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो सदस्य है। चाइना, इसके अलावा इंडिया, कजाकिस्तान, आपने नाम सुना होगा कजाकिस्तान। इसके अलावा जो भी स्थान लगते हैं ना वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में। इसके अलावा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान भी इसमें है। इसके अलावा रूस भी है, और पाकिस्तान, इसके भी स्थान लग रहा है लास्ट में। और तजाकिस्तान, एक तो होता है कजाकिस्तान और एक होता है तजाकिस्तान। इसके अलावा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे कंट्री? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है ना दोस्तों? तो इसकी ये प्रमुख कंट्री हो जाएंगे। और नौवा कंट्री कौन बना है? सऊदी अरब। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया? हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी है, इसने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, नवीन जिंदल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे कहते हैं? यानी कि जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं, उनका कार्य अच्छा होता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नवीन जिंदल को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। नवीन जिंदल जो जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद वह नोबेल पुरस्कार विजेता अजीत संकार के बाद टेक्सास विश्वविद्यालय डलास से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? अजीत संकार, ये पहले व्यक्ति थे, तो ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। आपको ध्यान रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो भी उत्कृष्ट कार्य, यानी कि जो व्यक्ति जिसका कार्य से संबंधित होता है, उसमें उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है।
और ये किसके द्वारा दिया गया है? टेक्सोस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भी हाल ही में दिया गया है। नवीन जिंदल को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी। एनडीटीवी के नए निदेशक कौन बने हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में एनडीटीवी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसके नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है दीपाली गोयनका, ऑप्शन नंबर बी है यूके सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर ए व बी दोनों हो जाएंगे। दीपाली गोयनका जो ये है और यूके सिन्हा, इन्हें एनडीटीवी के नए निदेशक बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बात हुई है एनडीटीवी की, तो एनडीटीवी में पहले रिपोर्टर थे आपके रवीश कुमार रिपोर्टर थे जिन्होंने एनडीटीवी से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, रवीश कुमार ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बात करते हैं एनडीटीवी, तो एनडीटीवी किसकी कंपनी है? तो गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी की ये कंपनी है। ये आप सभी को ध्यान देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पे सभी डिटेल के साथ लिख रखा है, देख लीजिए एक बार। गौतम अडानी समूह है। अब एनडीटीवी में लगभग 65% हिस्सेदारी नियंत्रित करता है, यानी कि एनडीटीवी में 65% पार्टनरशिप गौतम अडानी की हो जाएंगी। 30 दिसंबर 2020 को रॉय ने एनडीटीवी में 27.26% हिस्सेदारी अडानी के स्वामित्व वाली इकाई एएमजी मीडिया नेटवर्क को बेच दी थी, और उसके बाद में ही रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था थोड़े दिन पहले ही। इसके अलावा एनडीटीवी का तो सभी को पता होगा, यह समाचार मीडिया कंपनी है। इसके अलावा अर्थशास्त्री परिणय रॉय और पत्रकार राधिका रॉय ने 1984 में एनडीटीवी की स्थापना की थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते जाइए सभी, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक में तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? जो भी आपका अभी मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ था 2023, तो उसमें भारत शीर्ष स्थान पे रहा है। मैंने आपको 2 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था निखत जरीन का, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। तो भारत यहाँ पे शीर्ष स्थान पे रहा है, देख लीजिए एक बार कंप्लीट न्यूज़। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। आयोजन स्थल की बात करें तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, भारत में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और कौन सा संस्करण था? इसका 13वां संस्करण था। आईबीए की फुल फॉर्म क्या है? मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसके अलावा मैंने आपको 2 दिन पहले निखत जरीन का क्वेश्चन करवाया था, तो उन्होंने भी ये अवार्ड जीता था। कौन कौन से है वो 4 प्रतियोगी? लवलीना बोरगोहेन ने, जिन्होंने 75 kg वजन कैटेगरी में ये जीता है। इसके अलावा नीतू गंगास ने 48 kg में, इसके अलावा निखत जरीन ने 50 kg में और स्वीटी बुरा ने 81 kg में ये पदक जीता है। तो आप सभी को इनका नाम ध्यान होना चाहिए। इसका आयोजन भारत में और ये संस्करण 13वां था, ठीक है ना दोस्तों। और 4 स्वर्ण पदक जीते हैं लवलीना बोरगोहेन ने, इसके अलावा नीतू गंगास ने, निखत जरीन ने और स्वीटी बुरा ने। ये इसके 4 पदक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, स्कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? स्कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट की बात करें तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज है उनको आम जन तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना, डिजिटल उनकी जो भी आपकी सूचनाएं हैं उनको लोगों तक पहुँचाने का कार्य ई गवर्नेंस के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें राजस्थान ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 8 तो गोल्ड है और 12 सिल्वर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पे स्कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार। तो दूसरा स्थान राजस्थान को मिला है। देख लीजिए एक बार क्या है कंप्लीट डिटेल। ई गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष के 7वें स्थान की तुलना में इस वर्ष दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। पिछले वर्ष ये 7वें स्थान पे था, सभी को ध्यान रखना है, और इस वर्ष दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। जल के क्षेत्र में प्रदेश 4थे स्थान से दूसरे स्थान पे आ गए हैं, जल के क्षेत्र में भी दूसरे स्थान पे आ गया है। इसके अलावा आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक व परिवहन की श्रेणी में 4थी रैंक बरकरार है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आवास की कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक और परिवहन की श्रेणी में 4थी रैंक है। इसके अलावा
सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्य ने पहली, महिला एवं बाल विकास में दूसरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। कृषि और कौशल विकास में तीसरी, ये रैंक है आपकी। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में 5वीं एवं सामान्य प्रशासन, शहरी विकास व ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक राजस्थान ने हासिल की है। तो यहाँ से लगभग 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, सभी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को तो आज का आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है। क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे यहाँ से, तो सभी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश में मार्बर्ग वायरस आया है? रोमानिया, स्विट्ज़रलैंड, तंजानिया या नॉर्वे? तो तंजानिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया में मार्बर्ग वायरस आया है जो काफ़ी घातक है। तो देख लीजिए एक बार, तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी की प्रकोप की घोषणा की है। इसके अलावा तंजानिया में मार्बर्ग वायरल बीमारी है, इससे 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये घातक बताया जा रहा है। यानी कि शुरुआत में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो काफ़ी घातक है। इसके अलावा मार्बर्ग वायरल डिजीज़ की खोज किसने की थी? जर्मनी और सर्बिया में 1967 में इसकी खोज की गई। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक होती है। इसके अलावा फलदार चमगादड़ इस वायरस के वाहक होते हैं, यानी कि चमगादड़ द्वारा ये रोग फैलता है, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था इसका राइट आंसर आपको डिटेल के साथ देना है। तो क्वेश्चन था आपका, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे राइट आंसर दिया। यहाँ पे इसका राइट आंसर 27 मार्च हो जाएगा। वर्ल्ड थिएटर डे हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया है, जिसका उद्देश्य है सिनेमा के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना, ठीक है ना। इसी प्रकार आज का भी आपके लिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नीति को जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा ये हमारी और भी क्लासों का टाइम टेबल है, देख लीजिए, जो डेली बेसिस पे आपकी लग रही है, सभी क्लासें लग रही है। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपकी कल से स्टार्ट कर देंगे, परसों से स्टार्ट कर देंगे आपकी, कल परसों से। तो बहुत ही जल्दी इस क्लास को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी को जुड़ना है और लाइव लेने की कोशिश किया करो। जो भी रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे देखते हैं तो कोशिश किया करो आप सभी क्लासों में लाइव जुड़ सको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने जो भी दोस्त पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो भी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आपको सभी के साथ ये शेयर करना है। और क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और यदि आप आज पहली बार क्लास ले रहे हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा PDF स्किट आपकी जो भी है टेलीग्राम चैनल है लॉगिन स्टडी, उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी हम यहाँ पे देते रहते हैं। तो सभी टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ जाना। लॉगिन स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो सभी ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना दोस्तों। तो क्लास को यही एंड करते हैं।